हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास से आगे हम शुरू करते हैं। हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो पता है आपको। एक सदनीय द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुण हम दोस्त हम पढ़ रहे थे। एक सदनीय व्यवस्थापिका के गुण हम पढ़ चुके थे। इसके दोष एक सदनीय व्यवस्थापिका के क्या होंगे, ये हम जब द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुण पढ़ेंगे। जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका, मैंने आपको उस क्लास में बता दिया था कलवाड़े में कि जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुण होंगे वो एक सदनीय व्यवस्थापिका के दोष भी होंगे। तो जब हम डायरेक्ट उसमें आ चलते हैं कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुण क्या है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका के गुणों को हम दोनों जगह यूज में ले सकते हैं। एक सदनीय व्यवस्थापिका के दोष भी उनको हम मान सकते हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका के प्रमुख जो गुण है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका के प्रमुख गुण निम्नलिखित आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा है। मैं अगेन कह रहा हूं आपको कि इन गुणों को हम एक सदनीय व्यवस्थापिका के दोष के रूप में भी देख सकते हैं। पहला गुण द्विसदनीय व्यवस्थापिका, मैंने आपको बताया था कि विश्व के विभिन्न देशों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ज्यादातर देशों में जिसमें एक सदन उच्च सदन होता है, एक सदन निम्न सदन होता है। निम्न सदन जनता द्वारा डायरेक्टली निर्वाचित होता है, वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे सदन का निर्वाचन विभिन्न अलग अलग देशों में अलग अलग तरीका है। तो ये माना जाता है कि जहां पर दो सदन होंगे वहां पर विधान निर्माण की प्रक्रिया में दोनों सदन अपना अपना योगदान देंगे। इससे स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है। स्वतंत्रता सुनिश्चित का मतलब क्या है, आपको समझे इस पॉइंट को। अगर विश्व के किसी देश में एक ही सदन है तो वो सदन पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी बन सकता है, कुछ भी कानून बना सकता है, क्योंकि उसके ऊपर दूसरा कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। और दो सदन होंगे तो दोनों मिलकर बनाएंगे, दोनों के द्वारा पारित होना चाहिए। बात के संदर्भ पर अगर हम चर्चा करें तो वित्त विधेयकों को छोड़कर, वित्तीय मामलों को छोड़कर, चाहे संविधान संशोधन हो चाहे कुछ भी हो, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए विधान। अर्थात अगर एक सदन अपनी मनमानी नहीं कर सकता तो पूर्ण स्वेच्छाचारी जो है उस पर अंकुश लगाता है दूसरा सदन। इससे स्वतंत्रता सुनिश्चित की होती है। लॉर्ड एक्टन का एक फेमस स्टेटमेंट है जो कई बार आपको पहले ही बताया दिया गया होगा, आप इसको ढंग से सुन लें। लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा है, एक स्टेटमेंट है उनका, मैं बोल रहा हूं। सत्ता, अथॉरिटी, सुप्रीम पावर सत्ता भ्रष्ट करती है। किसी के पास बहुत ज्यादा सत्ता मिल जाती है तो उस आदमी को या उस संस्था को भ्रष्ट करती है, और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। यह लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट है। सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट करती है। इसलिए द्विसदनात्मक व्यवस्था में शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू होता है। एक सदन दूसरे सदन पर चेक एंड बैलेंस की स्थिति करता है। अर्थात कोई भी पूर्ण स्वेच्छाचारी नहीं होता, मनमानी नहीं कर सकता एक सदन किसी एक वर्ग विशेष या कमजोर, क्योंकि जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है ना सदन। अब कोई किसी राष्ट्र में कोई बहुसंख्यक वर्ग और एक अल्पसंख्यक वर्ग हो तो अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि नहीं आएंगे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि लोग बहुसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि ज्यादा भेजेंगे तो वो मनमानी कर सकते हैं। तो उस पर चेक एंड कंट्रोल होता है, शक्ति चेक एंड नियंत्रण द्वितीय सदन होने से। इससे स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। कुल मिला के आपको ये समझना है। अर्थात निरंकुशता, दूसरा ना निरंकुशता से भी सुरक्षा। निरंकुशता, एक सदन निरंकुश नहीं हो सकता। दोनों सदन एक दूसरे पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हैं तथा सदनों की स्वेच्छाचारी होने से रोकती है। इस प्रकार द्विसदनीय व्यवस्थापिका में स्वतंत्रता सुनिश्चित रहती है और निरंकुशता से भी सुरक्षा मिलती है। ठीक है, ये इसके गुण है। गार्डनर विद्वान ने कहा है कि दूसरे सदन की उपस्थिति जहां स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है वहीं कुछ हद तक निरंकुशता से भी सुरक्षा प्रदान करती है। ये इसका प्रमुख गुण हुआ। अगला, विधायी प्रक्रिया व्यवस्थित। द्विसदनीय व्यवस्थापिका होने से विधायी प्रक्रिया भी व्यवस्थित रहती है। कानून निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल्दबाजी का कहीं स्थान नहीं होता है। कानून निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल्दबाजी का कहीं स्थान नहीं होता है, क्योंकि इसमें होने वाली छोटी से छोटी गलती संपूर्ण राष्ट्र पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है।
प्रोफेसर राणावत लिखते हैं अपने बुक में बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने प्रशासनिक संस्थान के नाम की आपको जो बुक बताई है जोरावर सिंह राणावत, तो वो ये लिख रहे हैं कि कानून निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल्दबाजी का कहीं कोई स्थान नहीं होता है, छोटी छोटी गलती संपूर्ण, इसलिए द्विसदनीय व्यवस्था होने से, द्विसदनीय व्यवस्थापिका होने से विधायी प्रक्रिया जो है उसको और व्यवस्थित बनाया जा सकता है। जल्दबाजी नहीं होती, हड़बड़ाहट नहीं होती, आपस में सभी आयामों पर विचार विमर्श होता है, गुण और अवगुण पर चर्चा होती है। दूसरे सदन में भी विद्वान लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं जो दलगत राजनीति में या प्रत्यक्ष निर्वाचन में वो इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन देश के विधान निर्माण में या उनका योगदान, क्योंकि एक्सपर्ट लोग माने जाते हैं, वो एक्सपर्ट लोग आ सकते हैं दूसरे सदन में, तो इससे विधायी प्रक्रिया है वो व्यवस्थित हो जाती है, पर्याप्त समय मिलता है उनको आपसे विचार विमर्श करने से। इस प्रकार द्वितीय सदन जो है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका से विधायी प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। अनुभव का लाभ मिलना एक एक गुण है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में अनुभव का लाभ मिलता है। देखो, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होती, इसमें समाज के विभिन्न, जिसे भारत के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो साहित्य, कला, विज्ञान के प्रतिनिधियों को भी भारत के राष्ट्रपति 12 ऐसे व्यक्ति मनोनीत करते हैं द्वितीय सदन में जो साहित्य, कला, विज्ञान के एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होता है, उनको अनुभवी एवं विशेषज्ञ लोग होते हैं। वो उनके अनुभव विशेषज्ञ का लाभ तभी मिल सकता है जब वो द्वितीय सदन में उपस्थित रहें और कानून निर्माण में अपना योगदान दें। इसी प्रकार भारत की भांति विश्व के अन्य देशों में भी जो अनुभव है उसका लाभ तभी मिल सकता है जब द्वितीय सदन की व्यवस्था हो। ये लाभ एक सदनात्मक व्यवस्थापिका में नहीं मिल सकता। ठीक है, बता दिया मैंने कि पहले सदन का निर्वाचन जो होता है, निम्न सदन का, वो तो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होता है। द्वितीय सदन का जो निर्वाचन होगा तो नॉमिनेशन के द्वारा होगा, वंशानुगत होगा, है ना, या अप्रत्यक्ष, भारत जैसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वैसे होगा। तो वो जो दूसरे लोग आएंगे वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस लोग आएंगे और उनका लाभ हमें मिलेगा विधान निर्माण में। तो ये लाभ है द्वितीय सदन का। एक सदन की व्यवस्था में ऐसा हो नहीं सकता। हम ये कह सकते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था में एक सदन लोकतंत्र का संरक्षक हुआ, जो निम्न सदन हुआ, जो जनता द्वारा निर्वाचित होकर आया, वो तो गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। और दूसरा सदन जो है वो सभी समुदायों का, विशेषज्ञों का, राज्यों का, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के कारण उन वर्गों का वो संरक्षक हो गया दूसरा सदन। तो इनके आपस में एक दूसरे के अनुभव और एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने वर्गों के संरक्षण होने से इनका लाभ मिलता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट लोगों का लाभ मिलता है इसमें। अगली जो गुण है इसका वो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में परिपक्वता। द्विसदनात्मक व्यवस्था में, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में परिपक्वता आती है। कैसे आती है? दूसरा सदन ऐसे लोगों को मिलाकर गठित किया जाता है। देखो, कई लोग भारत में ऐसे हैं जो दलगत राजनीति में या प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार द्वारा जीतना नहीं चाहते, ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते जो चुनाव प्रचार के द्वारा वो जीत कर आए, लेकिन वो देश में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में परिपक्वता, बहुत बड़ा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को भी हमें उनकी सेवाएं लेनी है, या कोई विधि के विशेषज्ञ उनकी सेवाएं लेनी है। तो ऐसे लोगों को हम तभी ले सकते हैं जब राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में उन लोगों को सक्रिय भागीदारी, और भागीदारी तभी हो सकती है जब विधान निर्माण में दूसरा सदन हो। इस प्रकार दूसरे सदन की उपस्थिति और राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की परिपक्वता में लाभदायी होती है। मतलब गंभीरता से, ऐसे मुद्दों पर गंभीरता से विचार होता है जब ऐसे लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो कानून निर्माण में भारत के संदर्भ में हम चर्चा करें तो कला के विशेषज्ञ, साहित्य के विशेषज्ञ लोग आते हैं और वो उन एरियाज के लिए अच्छे कानून निर्माण में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार द्वितीय सदनों से राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में परिपक्वता आती है। अगली, संपूर्ण राष्ट्र को प्रतिनिधित्व, ये इसका फायदा होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में ऐसे लोग भी मनोनीत किए जाएंगे या आएंगे तरीके से जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा अपने प्रतिनिधि नहीं भेज सकते। इस प्रकार पर्टिकुलर एक एरिया से ही नहीं, एक वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग से ही नहीं, राज्यों में, जैसे भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो विभिन्न राज्यों में प्रांतों के प्रतिनिधि फिक्स है कोटा कि राज्यसभा में अपने मेंबर भेजेंगे, तो संपूर्ण राष्ट्र को प्रतिनिधित्व मिलता है। इसमें जनसंख्या के और क्षेत्र के अनुपात में भारत के जैसे बड़े बड़े देशों में विविधता पाई जाती है, और एक सदन में संपूर्ण राष्ट्र को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। एक ही सदन होगा तो सबको समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इस कारण
निचले सदन में जो है जनसंख्या के आधार पर, ऊपरी सदन में राज्य की विधायिका की स्थिति क्या है, भूभाग की स्थिति क्या है, इसके आधार पर आते हैं, क्योंकि राज्यों से आते हैं। इस प्रकार इनमें जो सदस्य आते हैं दूसरे सदन में, वो व्यवस्था ही ऐसी है कि इसमें संपूर्ण राष्ट्र को और संपूर्ण वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। और जब संपूर्ण राष्ट्र संपूर्ण वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है तो विधान निर्माण में उनका योगदान आता है और उससे विधान निर्माण की प्रक्रिया सामंजस्यपूर्ण एवं संतुलित हो जाती है। इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र को इस प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व मिलता है। अगला है सरकार के अत्यधिक कार्यभार, हड़बड़ी व त्रुटियों का निवारण होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रमुखिका होगी तो सरकार के पास जो अत्यधिक कार्यभार होगा, जो एक सदन पूरा नहीं कर पा रहा, किसी मामले पर एक सदन गंभीरतापूर्वक विचार कर लेता है, दूसरे मामले पर दूसरा सदन गंभीरतापूर्वक विचार कर लेता है, तो सरकार के अत्यधिक कार्यभार में इनमें जो है वो उसको हड़बड़ाहट जो होती है, त्रुटियां रह जाती है। दो सदनों की उपस्थिति से अगर दो सदन होंगे तो कार्य का विभाजन हो जाएगा। किसी एक मैटर को एक सदन अच्छी तरह विचार कर ले तो दूसरा सदन मानता है कि उसने विचार विमर्श करके एक सदन ने भेजा है तो हम इसको मान लेते हैं। दूसरे सदन में पहला वाला सदन आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से ऐसा हड़बड़ाहट और कार्यभार और त्रुटियां जो रह जाती है। अच्छा, एक सदन ने कोई विधान एक पारित करके दूसरे सदन में भेजा और उसमें कोई त्रुटि रह गई, गलती बस, तो दूसरा सदन अपनी चर्चा में उसको हाईलाइट करेगा और उसमें संशोधन करेगा, फिर वापस पहले सदन के पास भेज देगा, तो त्रुटियों का निवारण हो जाता है। दो सदन होने से विधेयकों का पुनरीक्षण, कार्य विभाजन और आदि की व्यवस्था में विशेषज्ञता आती है। अर्थात लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में कि दो सदनों की उपस्थिति विधान निर्माण प्रक्रिया में विचार विमर्श व सतर्कता को सुनिश्चित करती है तथा संतुलन विश्लेषण को बढ़ाती है। इसी कारण विश्व के विभिन्न देशों में जो है ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और भी हम इसको समझ सकते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्था के क्या गुण हैं। इसके अलावा भी जो गुण हैं वो निम्नलिखित गुण हैं जो आपको जानने। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के और गुण, विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए उपयोगी है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। एक्चुअली में क्या होता है, उस सदन निम्न सदन द्वारा बिना अच्छी तरह सोच विचार की जल्दी में पारित बिलों पर अंकुश लगाता है। मैं आपको बताया विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए उपयोगी है। एक सदन ने विवेकपूर्ण विचार नहीं किया, जल्दबाजी में कोई बिल पारित कर दिया, मैं आपको बता चुका पहले, तो दूसरा सदन उस पर पुनर्विचार के लिए कह देगा, कमी को जो रह गई हो तो उस सदन के होने से दोबारा बिल पर विचार करना होता है। इससे कार्य में देरी तो होती है लेकिन उसका फायदा मिलता है। और पर्टिकुलर वर्ग या उग्र लोग हो जाते हैं कि जल्दी से इस एक्ट को पारित करो, वो भी लोग कुछ उस टाइम तक उसके गुण उस एक्ट के या उस विधेयक के गुण से परिचित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो उग्र स्वभाव के लोग होते हैं उनको भी हो जाता है। द्वितीय सदन के होने से इतना समय मिल जाता है कि लोग विचारों का आदान प्रदान कर सके और विवेकपूर्ण लोकतंत्र बना सके। एक मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक बार मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा स्टोरी। जिस समय अमेरिका का संविधान बन रहा था उस समय वहां के विद्वान जेफरसन जो तो बाहर थे, पेरिस में कहीं। वे जब लौट कर अमेरिका आए तो वो उन्होंने देखा कि वहां की व्यवस्थापिका को द्विसदन ने ये बना दिया गया है। जेफरसन एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्षधर थे, तो उन्होंने देखा कि अमेरिका की व्यवस्थापिका को द्विसदन ने बना दिया गया है। तो वो जॉर्ज वाशिंगटन के घर गए। ये बीएल फड़िया, प्रोफेसर बीएल फड़िया ने अपनी बुक में लिखा है ये बात, प्रशासनिक संस्था वाले बुक में, कि वो जेफरसन फिर वाशिंगटन के घर गए। उन्होंने पूछा कि आपने भाई ये दूसरा सदन क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा बैठो, आओ बैठो, चाय नाश्ता करते हैं। नाश्ता उन्होंने किया, शांत किया उनको, थोड़ी देर बैठे, बाद में चर्चा करेंगे। नाश्ता करने लगे दोनों। तो जब वो नाश्ता कर रहे थे और क्वेश्चन पूछ रहे थे तो क्या किया, जेफरसन ने चाय की जो गर्म थी उसको उन्होंने ठंडा करने के लिए चौड़ी प्लेट में डाला, ठीक है, और फिर पीना शुरू किया। तो वाशिंगटन ने पूछा कि आपने चाय प्लेट में क्यों डाली? तो जेफरसन ने उत्तर दिया, इससे ठंडा करने के लिए। इसे चाय को मैंने प्लेट में इसलिए डाला कि इसे ठंडा करने के लिए। तो वाशिंगटन ने कहा बस इसी तरह हम विधि निर्माण को सीनेट की प्लेट में डालकर ठंडा करेंगे। इसलिए हमने सीनेट अलग से सदन बनाया ताकि उग्र या कोई जल्दबाजी में कुछ हो न, गर्मा गर्म कोई चीज अंदर जारी हो तो आपको नुकसान करेगी, वैसे वो ढंग से उसका विश्लेषण हो जाए। ये एक स्टोरी है। अगला है विशिष्ट वर्गों हितों का प्रतिनिधित्व, इसका गुण देखो। द्वितीय सदन होगा तो द्वितीय सदन प्रथम सदन की निरंकुशता पर रोक लगाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका। तो प्रथम सदन अत्याचारी न बन जाए, ऐसे कानून न बनाए जो देश के लिए हानिकारक हो, इसलिए द्वितीय सदन होगा। द्वितीय सदन में विशिष्ट वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि इसमें विशिष्ट वर्ग हितों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आएंगे। जब तो वो आएंगे
प्रथम सदन में तो आ ही नहीं सकते निर्वाचन द्वारा, जरूर नहीं आए, लेकिन द्वितीय सदन होने से आएंगे। तो इसी प्रकार विशिष्ट वर्गों में हितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। अगला, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य। देखो, संघात्मक शासन व्यवस्था जहां पर दो प्रकार की सरकारें होती है, जैसे भारत के संदर्भ में हम देख ले, यूनियन गवर्नमेंट भारत सरकार और राज्य प्रांतों की सरकारें। इस प्रकार की जहां दो प्रकार की सरकार होती है, बड़े देश होते हैं, वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अनिवार्य है, ताकि उन राज्यों का भी प्रतिनिधित्व हो केंद्रीय स्तर पर। ऐसा नहीं हो कि उनकी आवाज दब जाए। ठीक है, तो मतलब उनको किसी आधार पर प्रतिनिधित्व मिले, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए उपयोगी माना जाता है। वरना एक सदनीय होगा तो वो बस केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अपना वो करेगा, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। अगला इसका गुण है कार्यभार में कमी। मैंने अपने इस रिलेटेड टॉपिक को पहले भी देख चुके हैं कि सरकार के कार्यभार अत्यधिक बढ़ गए हैं, व्यवस्थापिका का कार्यभार बहुत अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है दिनों दिन, और अकेला निम्न सदन उसको संभाल नहीं सकता, तो दूसरा सदन होगा तो जो विवादास्पद नहीं है वो उसकी मदद करता है। तो जो प्रथम सदन और दूसरे सदन आपस में अपने को बांट के सामंजस्य से कार्य कर लेते तो कार्यभार में कमी आ जाती है। अगले गुण है प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व। कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती है, टैलेंटेड होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा व्यवस्थापिका में नहीं आ पाते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व मिल जाता है दूसरा सदन होने से। जैसे भारत में साहित्य, कला, विज्ञान के प्रतिनिधि आ जाते हैं मनोनयन के द्वारा, या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा जीत कर आना भी संभव होता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, और वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर हैं। वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम से लोकसभा के मेंबर नहीं बन पाते हैं, या वो बनना नहीं चाहते हैं, या उस प्रक्रिया को में उलझना नहीं चाहते हैं, जो भी बात है उनकी, लेकिन उनका लाभ भारत को मिल रहा है व्यवस्थापिका में। वो द्वितीय सदन नहीं होता तो मनमोहन सिंह जी नहीं आ पाते। इस प्रकार प्रतिभाओं को प्रतिनिधित्व मिलता है। लास्ट विशेषता, लास्ट गुण जो हम कहेंगे, अपेक्षाकृत शांत वातावरण। एक्चुअल में ये होता है कि अगर आपने लोकसभा में राज्यसभा की कार्रवाई देखी होगी तो लोकसभा में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से, और राज्यसभा में मनोनयन द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से आते हैं। दोनों के स्वभाव में फर्क होता है। लोकसभा में ज्यादा शोर शराबा हंगामा होता है, राज्यसभा में इतना नहीं होता। अपेक्षाकृत शांत वातावरण में, मतलब बिल्कुल डिसेंट वातावरण में, शांत वातावरण में वो अपना काम करते रहते हैं। इस प्रकार शांत वातावरण में होने के कारण उनको अपना गुण मिलता रहता है। तो ये थे व्यवस्थापिका के, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के प्रमुख गुण। इनको जान लेने के बाद अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे द्विसदनीय व्यवस्थापिका के दोष क्या है, प्रमुख इसके जो ये गुण एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के दोष भी हैं। अब जब द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के हम दोष पढ़ेंगे, वो एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के जो गुण थे वही उसके दोष हो जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम उस बात को पढ़ेंगे।